दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो बृहद तथा लघु प्रदेश पर आधारित वीडियो है दोस्तों, अर्थात माइक्रो एंड मिक्रो रीजन की चर्चा करूंगा जो भूगोल में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो संपूर्ण भूतल का एक साथ अध्ययन करना भूगोलवेताओं को उचित नहीं लगा और वो निरर्थक लगा कि संपूर्ण भूतल को एक साथ अध्ययन करना अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि खंड खंड करके प्रत्येक खंड को अलग से समझने की बात सोची। इसी सोच से विभिन्न प्रदेशों का जन्म हुआ है दोस्तों। स्पष्ट हुआ? आगे चल के हम देखते हैं भूतल के किस किस आकार के कितने कितने खंड, कितने कितने उपखंड तथा कितने कितने उपखंडों के उपखंड हो सकते हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं है। यहाँ बड़े बड़े खंडों से लेकर के, बड़े बड़े उपखंडों से लेकर के छोटे छोटे खेत तक, प्लॉट तक हो सकता है। और इसी सुविधा के दृष्टि से यदि देखा जाए तो भूगोलवेताओं ने जो है सुविधा की दृष्टि से प्रदेशों को मुख्य रूप से तीन भागों में रखा है। और वो तीन भाग है, पहला जो है बृहद जिसको माइक्रो कहते हैं, दूसरा मध्य जिसे मीजो कहते हैं, और तीसरा लघु जिसे जो है मिक्रो के नाम से जाना जाता है। और इसी की चर्चा होगी दोस्तों, ठीक है। तो भूतल पर बड़ी बड़ी संख्या में कई प्रकार के तत्व और उनके बीच अंतर संबंधों तथा अंतर ग्रंथनों के कारण भूतल को मौलिक संरचना प्रारूप युक्त माना गया है। एक बार फिर से सुना जाए कि भूतल पर बड़ी संख्या में कई प्रकार के तत्व हैं और उनके बीच अंतर संबंध बना हुआ है। किस प्रकार का अंतर संबंध बना हुआ है? तथा अंतर ग्रंथों के कारण भूतल को मौलिक संरचना प्रारूप युक्त माना गया है, ठीक है। और भूतल पर तत्वों की बहुलता और विविधता के कारण निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ये पृथ्वी जो हमारी धराकृति है, इस पर जो है कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो है विविधताएं पाए जाते हैं। और यही विविधता के कारण जो क्या होता है, हमेशा जो है परिवर्तन होता है। यदि संपूर्ण भारत को एक मुश्त एक साथ वर्णन किया जाए तो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, इसके एक एक पहाड़, मैदान, खदान, उद्योग आदि को भी विस्तारित रूप से जो है अध्ययन किया जाए तो भी क्या होगा, संपूर्ण भारत के जो है ज्ञान को जो है भौगोलिक दृष्टि से हम देखेंगे फिर भी अधूरा रह जाएगा। इसी कारण सार्थकता प्रदान करने के लिए कई खंडों में, कई उपखंडों में तथा कई उपविभाजित भागों में करके अलग अलग अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग भूतल का विभाजन तथा उपविभाजन पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों, कि विद्वानों के अनुसार भूतल को मोटे तौर पर समझने के लिए क्या, कि विद्वानों के अनुसार, भूगोलवेताओं के अनुसार भूतल को मोटे तौर पर समझने के लिए बड़े बड़े खंडों तथा निकट से समझने के लिए छोटे छोटे खंडों में उपविभाजित किया गया है, ठीक है। कि आने के जो हम नजदीक से जिसे हम देखना चाहें, समझना चाहें, उसे छोटे छोटे कई उपविभागों में बांट करके अध्ययन किया गया है। और इसकी आवश्यकता तब पड़ी जब 19वीं शताब्दी में जो है ऐसा महसूस होने लगा कि विस्तारित अध्ययन कैसे किया जाए। तो ये 19वीं सदी में जो है लोगों को जो है ऐसा महसूस होने लगा कि भूतल का विभाजन और उपविभाजन होना अति आवश्यक है। इसी कारण बड़े बड़े खंडों को बृहद प्रदेश जो माइक्रो के नाम से जाना गया। क्या, बड़े बड़े भूखंडों को, बड़े बड़े खंडों को बृहद प्रदेश के नाम से जाना गया और छोटे से छोटे खंडों को लघु प्रदेश के नाम से जाना गया। और मंझौले जो बड़े और छोटे के बीच के जो प्रदेश थे, खंड थे, उसे ही जो है मध्य प्रदेश के नाम से जाना गया। तो किसी भूखंड को आकार के आधार पर छोटे छोटे खंडों में उपविभाजित करने की प्रक्रिया को लंबवत उपविभाजन कहते हैं। एक बार फिर से सुना जाए, किसी भूखंड को आकार के आधार पर, क्या, आकार के आधार पर छोटे छोटे खंडों में
उप विभाजित करने की प्रक्रिया को लंबवत उप विभाजन कहते हैं। और यह जो पद्धति है पदानुक्रमिक व्यवस्था के अंतर्गत में जो है रखा जाता है। यहाँ देखिए लेजर तथा बाउक के विशुद्ध भूगोल, ठीक है, मीन निर्माण पद्धति, गेटेरर के भूगोल का सारांश में बृहत पद्धति, रीटर के विश्व का प्रदेशवार वर्णन, हर्बर्टसन का विश्व का प्रादेशिक प्रदेश में प्रदेशों का सीमांकन तथा जीवन महोदय का, ठीक है, किसका, जीवन महोदय के द्वारा किया गया यूरोप महाद्वीप का उप विभाजन निश्चित रूप से उपयुक्त में मैंने जो बातों को रखा उस दिशा में उठाए गए कदम थे कि अर्थात जो है विभिन्न बड़े बड़े खंडों को उपखंडों में उप विभाजित करके जो है विस्तृत रूप से जो है वर्णन करना था। स्पष्ट हुआ? तो उदाहरण के तौर पर देखें कि गंगा मैदान संपूर्ण भारत के संदर्भ में गंगा के मैदान को बृहत गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान तथा निचले भागों अर्थात ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान तथा निचली गंगा के मैदान को, मध्य प्रदेश तथा मध्य गंगा के मैदान को के हिस्से को, उत्तरी बिहार का मैदान तथा दक्षिणी बिहार के मैदान को लघु प्रदेश के रूप में जो है इसे माना जा सकता है। दोस्तों अब हम लोग बृहत तथा लघु प्रदेश के विशेषताओं पर कुछ जो है चर्चा करेंगे। दोस्तों तो जिसके बारे में हमने स्पष्ट पहले भी किया कि जिस प्रकार कई स्तर के प्रदेशों तथा उप प्रदेशों में विभाजित करते हैं, ठीक उसी प्रकार केवल 3 स्तरों के प्रदेशों में विभाजित कर क्रमशः बृहत, मध्य तथा लघु ये जो है नाम दिया गया है। मोटे तौर पर भूतल को विभिन्न स्तरों के प्रदेशों में विभाजित तथा सीमांकित करने में एक रूपता आने की समरूपता, समकेंद्रीयता तथा प्रशासनिक एकात्मकता की सहायता लिया जाता है। आने क्या है कि भूतल के विभिन्न खंडों को या विभिन्न प्रदेशों का जो विभाजन किया जाता है उसके विभाजन के लिए, उसके सीमांकन के लिए एक रूपता की आवश्यकता होती है, समकेंद्रीयता की आवश्यकता होती है और प्रशासनिक एकात्मकता की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों इसकी मदद ली जाती है। और एक बात और भी ध्यान रखने की बात है कि सभी भागों में समरूपता नहीं पाई जाती है, सामंजस्य के एक रूपता की गहनता होती है और एक जैसे जो है सब जगह जो स्थिति कहिएगा कि बराबर की स्थिति हो, समरूपता हो, तो वैसे नहीं होता है, कुछ ना कुछ जो है अंतर हो जाता है। तो लघु प्रदेशों में जहां तक देखा जाए तो लघु प्रदेशों में सर्वाधिक समरूपता पाई जाती है क्योंकि वो छोटा भाग होता है। तो छोटे प्रदेशों में जो है समान रूप से जो है उसमें समरूपता पाई जाएगी। अब उदाहरण के तौर पर देखें कि बृहद प्रदेशों में कम समरूपता मिलती है, ठीक है। बड़े प्रदेश जो होते हैं, बड़े भूखंड वाले क्षेत्र होते हैं, उसमें समरूपता कम मिलती है। उदाहरण के तौर पर यदि देखें तो पतझड़ वाले वनस्पति प्रदेश में किसी भूखंड में लघु प्रदेश की यदि चर्चा किया जाए तो पतझड़ वृक्षों की सर्वाधिक सघनता पाई जाती है क्योंकि वो लघु प्रदेश की बात हो गई। तो दूसरे प्रदेश में जो है वृक्ष जो है पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं। यदि पाए भी जाएंगे तो वो छिटपुट स्थिति में पाए जाएंगे। इसके विपरीत यदि देखा जाए तो बृहद प्रदेश में पतझड़ वृक्षों की सघनता में कमी आती है। क्या है कि बृहद प्रदेश है तो उसमें सघनता में कमी रहती, कोई जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल सघन हो। इसमें पतझड़ वृक्षों के साथ साथ में दूसरे वृक्षों की संख्या भी काफी संख्या में, अधिक संख्या में जो है देखने को मिलती है। स्पष्ट हुआ? और बृहद संकेंद्रीय प्रदेशों का सीमांकन उनके विभिन्न भागों का उसके केंद्र और नगर या बंदरगाह के साथ कार्यात्मक अंतर संबंध, अंतर ग्रंथन की गहनता के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ गौर से बिल्कुल ध्यान देने की बात आ गई है और हमसे जुड़े रहेंगे और वीडियो को जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे भाई तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर भी करेंगे और जो है साथ में कमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो कहने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात, उस पर ध्यान दीजिएगा कि बृहद संकेंद्रीय प्रदेश का जो सीमांकन होता है
बड़ा जो हमारा जो है ये बृहद प्रदेश है, उसका सीमांकन जो होता है उसके विभिन्न भागों का उसके केंद्र अर्थात नगर और बंदरगाह के साथ क्या होता है, कार्यात्मक और अंतर संबंध तथा अंतर्ग्रहण की गहनता के आधार पर किया जाता है कि जो बृहद प्रदेश है उसका नगर, उसका बंदरगाह कैसा है, उसका कार्यात्मक कार्यशैली कैसा है, उसके साथ अंतर संबंध क्या है, और वो जो किस प्रकार से जो है वो अंतर ग्रंथन एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ गहनता को बतलाता है। और ये जो स्थिति है सभी जगह नहीं पाई जाती है। गहनता की बात आ गई तो गहनता सभी जगह जो है एक समान नहीं पाया जाएगा। किसी बृहद केंद्रीय प्रदेश की सीमा रेखा जहां खींची जाती है, ठीक है, ध्यान देंगे कि किसी बृहद संकेंद्रीय प्रदेश की सीमा रेखा वहां खींची जाती है। किस जगह पर? वैसे जगहों पर खींची जाती है जहां एक संकेंद्रीय प्रदेश का प्रभाव क्षेत्र समाप्त होता है, यानी कि वो प्रदेश का क्षेत्र का प्रभाव अंतिम हो रहा है। ये जो है प्रभाव इसका क्या हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, और दूसरे प्रभाव दूसरे प्रदेश का यानी कि ये बगल वाले प्रदेश का प्रभाव क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। ऐसे जो है सीमांकन किया जाता है। तो ऐसे बृहद प्रदेश के सीमा के अंतर्गत क्या है, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक किसी प्रकार की समरूपता का पाया जाना आवश्यक नहीं होता है। कि कोई जरूरी नहीं कि सब रूप का समानता होगा। किसी रूप का प्राकृतिक है या आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, किसी रूप का एक समानता है तो वो जो है हमारा उसका सीमांकन होगा। अब कहेंगे कि सब जो है सामान्य हो, प्राकृतिक भी हो, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति भी एक रूप हो, तब जो है विभाजन होगा, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें जो है सीमांकन में जो है इसमें समरूपता, एक रूपता की आवश्यकता नहीं होता है। तो बृहद प्रदेश तथा लघु प्रदेशों का सीमांकन तथा उप विभाजन का सरलतम आधार जो है वो क्या माना जाता है, वो सरलतम आधार जो है प्रशासनिक एक रूपता को माना जाता है। ठीक है, क्या चीज को माना जाता है, प्रशासनिक एक रूपता को ही आधार मान करके जो है सीमा का प्रदेश का यानी बृहद प्रदेश और लघु प्रदेशों का सीमांकन या उप विभाजन किया जाता है। बोला जाता है कि आपको मानना होगा भाई ये प्रशासनिक एक रूपता है और प्रशासनिक सीमाओं की रेखाओं के सहायता से प्रदेशों का विभाजन किया जा सकता है। यानी कि ये प्रशासनिक सीमा हुआ तो इसके सहायता से जो है दूसरे जो है प्रदेश का जो है विभाजन होगा। तो विभाजन में जो है प्रशासनिक सीमा की जो है महत्वपूर्ण जो है ये प्रशासनिक सीमा एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जो है अपना जो है भूमिका निभाता है। तो कैसे जो है प्रशासनिक एक रूपता से जो है सीमा निर्धारण में कड़ी का निर्धारण करता है। तो उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि देश को राज्यों में, ठीक है, देश का जो है विभाजन किसमें, राज्यों में, राज्यों का विभाजन प्रमंडलों में, प्रमंडलों को जिलों में, जिलों को अनुमंडलों में, अनुमंडलों को प्रखंडों में, प्रखंडों को पंचायतों में तथा पंचायतों को ग्रामों में सरलता पूर्वक विभाजित किया जाता है। वो विभाजन का जो है कार्य प्रशासनिक एक रूपता के आधार पर जो है संभव हो पाता है दोस्तों। और इन्हीं में से जो है आप कर्मवाज कर लें तो बड़े जो है पहले जो बड़े बड़े जो है विभाग जो बड़े बड़े प्रदेश में बटे वो हमारा बृहद प्रदेश हो गया। उसके बाद जो उससे जो है मध्यम हुए वो मध्य प्रदेश कहलाया, और सबसे जो छोटा प्रदेश का जो विभाजन हुआ सीमांकन हुआ वो लघु प्रदेश कहलाया। तो ये जो है प्रदेशों का विभाजन हुआ उसमें क्या हुआ कि प्रशासनिक और राजनीतिक सीमाओं के आधार पर सभी इकाई जो जितने भी हैं, ठीक है, देश से राज्य, राज्य से जो है प्रमंडल, प्रमंडल से अनुमंडल, अनुमंडल से प्रखंड, प्रखंड से पंचायत, पंचायत से ग्राम, ये जो सभी हैं क्या है प्रशासनिक और राजनीतिक सीमाओं के तहत जो है बंधा हुआ है। और ये प्रशासनिक सूत्रों के साथ में एक साथ बंधा हुआ रहता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि जब राज्य सरकार पंचायत का जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है प्रभावी नहीं होता है तो वो जो है ब्लॉक स्तर पर उसका प्रभाव चला जाता है, वहां नहीं हुआ तो जिला स्तर पर है, जिला स्तर पर नहीं तो राज्य स्तर पर, और यदि राज्य स्तर पर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो देश स्तर पर जो है प्रशासनिक व्यवस्था का वहां से जो है कंट्रोल होता है। तो उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें कि बृहद तथा लघु प्रदेशों का उदाहरण हम दें
तो आप सर्वोच्च स्तर पर यानी कि बृहत स्तर पर प्रदेशों का जो है आप माने तो सर्वोच्च स्तर पर संपूर्ण पृथ्वी को स्थल तथा जल भागों में विभाजित किया गया। ये हमारा बृहत प्रदेश हुआ। क्या? संपूर्ण जो है पृथ्वी है उसको दो भाग में बांट दिया, एक भाग जल भाग और दूसरा स्थल भाग। ये हमारा बृहत प्रदेश में आया। अब मध्यम प्रदेश की चर्चा करते हैं। तो मध्यम प्रदेश में या मध्यम स्तर में जो बांटा गया तो स्थल भाग जो हुआ हमारा, ठीक है, स्थल भाग को महाद्वीप में बांट दिया गया तथा जल भाग को महासागरों में बांट दिया गया, यानी कि दो भाग में बांट दिया गया। पहला में स्थल था, अब दूसरा में है स्थल में जो है क्या हुआ महाद्वीप में बांट दिया गया और जल को जो है महासागर में बांट दिया गया। ये हमारा मध्य स्तर क्या हो गया। अब तीसरा में यदि देखें निम्न स्तर का तो महाद्वीपों को, जो महाद्वीप था वो जो है संपूर्ण जो है स्थल था उसको महाद्वीप में, और तीसरा में जो आया महाद्वीपों को देशों में बांट दिए और महासागरों को सागरों में उप विभाजित कर दिए, और ये हमारा सबसे निचला क्रम का अर्थात लघु प्रदेश के अंतर्गत आया। ठीक है। और यदि भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो इसे प्राकृतिक विभागों, ठीक है, भारत की यदि हम चर्चा करें तो इसे प्राकृतिक विभागों तथा उप विभागों में विभक्त करने का जो पहला काम किया वो जो है कौन थे, वो हमारा अष्टांक महोदय थे। इनका श्रेय जाता है सबसे पहले, ये जो है भारत के जो है प्राकृतिक विभागों और उप विभागों को बंटवारा करने में अष्टांक महोदय का जाता है। और वही उदाहरण यदि ले तो अष्टांक महोदय का उदाहरण हम 1922 की बातें करने जा रहा हूं। तो 1922 में पाकिस्तान तथा बंगाल के वर्तमान क्षेत्र के इन्होंने क्या किया था, विभाजन किया था, और इसके साथ साथ भारत को तीन बड़े प्रदेश में, ठीक है, किसको, भारत को तीन बड़े प्रदेशों में जो है बांटा और 22 उप प्रदेशों में जो है इन्होंने जो है विभाजित किया था। स्पष्ट हुआ। और इस प्रकार जो है हम लोगों ने जो है आज महत्वपूर्ण टॉपिक बृहत तथा लघु प्रदेश को देखा। दोस्तों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करके जो है हमें निश्चित रूप से प्रोत्साहित करने का प्रयास जरूर करेंगे। बहुत बहुत